अब अपन लोग बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर भी कि अवशोषण जो है वो सभी के अंदर होगा, जिसमें मैंने आपके पास में पीसीटी के बारे में तो बातचीत कर लिया है। अब हेनले का लूप, डीसीटी और संग्रहण नलिका के बारे में बातचीत करनी है। तो व्हाट नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है किसका, हेनले का लूप। ठीक है, तो हेनले के लूप में पुनः अवशोषण पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा अपने पास में 2 नंबर पे बात करते हैं, हेनले के लूप में पुनः अवशोषण। राइट, हेनले के लूप में पुनः अवशोषण। हेनले के लूप में पुनः अवशोषण की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको पता है हेनले के लूप की 2 भुजाएं होती है, एक अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। और पहले कौन सी आती है आपके पास में, पहले अवरोही भुजा आती है, बाद में आरोही आती है ना। बोमन संपूर्ण बन गया, ग्रीवा बन गई, पीसीटी बन गया हमारे पास में। पीसीटी के बाद में ये हेनले का लूप बन रहा है, और हेनले का लूप आपके आपस में आगे कहाँ जाएगा, डीसीटी यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में चला जाएगा, और दूरस्थ कुंडलित नलिका से आपके पास में क्या आ जाएगा, संग्रहण नलिका के अंदर खुल जाएगा। जानकारी है आप लोगों को चित्र के बारे में, चित्र में काफी बार बता भी चुका हूं आप लोगों को, घबराने की कोई भी इसमें आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे ये जो भुजा है ये अवरोही भुजा है, आप जानते हैं ये वाली भुजा, इसको अपन क्या कहते हैं, अवरोही भुजा। क्या मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम अवरोही भुजा। और इधर की तरफ वाली जो भुजा होगी आपके पास में, ये कौन सी होती है बेटा, आरोही भुजा होती है। कौन सी होती है, आरोही भुजा। ठीक है, क्या आ जाएगी, आरोही भुजा आ जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ गए। अब चीज क्यों बता रहा हूं मैं आपको वो समझना आप। देखिए पीसीटी के अंदर आपको बताया था, पीसीटी जो होता है यानी कि ये आपके पास में पीसीटी है, पीसीटी के अंदर आपके पास में पुनः अवशोषण मुख्य रूप से किस किस का हो रहा है, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का सबसे ज्यादा। उसके अलावा थोड़ी सी मात्रा जल की निकलती है, थोड़ी सी मात्रा आयन की निकलती है। तो जो निसयंद होता है, निसयंद जो निसयंद है जो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे अवरोही भुजा में, ये निसयंद जो है आपके पास में, ये निसयंद है वो क्या होगा, प्लाज्मा का समपराशरी होगा, प्लाज्मा के समपराशरी होगा। समपराशरी मतलब, समपराशरी से क्या मतलब हो जाएगा आपके पास में कि दोनों तरफ क्या होगी, प्लाज्मा में और निसयंद में सांद्रता क्या रहती है आपके पास में, बराबर रहती है। क्या रहती है आपके पास में, सांद्रता क्या रहती है आपके पास में, बराबर रहेगी। ठीक है ना, ये याद रखना। अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ हेनले के लूप में होगा क्या, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हेनले के लूप में क्या होता है कि 70% भाग तो उधर ले गया वो, यहाँ पे कुछ 30 से 35% निसयंद का भाग पुनः अवशोषित होता है। ठीक है, 30 से 35% निसयंद का भाग पुनः अवशोषित होता है बेटा इसके अंदर, है ना, याद रखना। अब ये समझ लो अवशोषित, सॉरी एक अवशोषित एक गलत वर्ड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अवशोषण तो आगे भी होगा, मतलब 100% यहाँ थोड़ी ना हो जाएगा कोई, भाई 70 वहां हो गया 30 होकर के, 30 से 35% निसयंद का भाग अवरोही भुजा में आता है, यूं समझ लो। कहाँ आता है, अवरोही भुजा में प्रवेश करता है। मैं पहले किसके अंदर बता रहा हूं आपको, अवरोही भुजा के अंदर क्या बता रहा हूं आपको, अवशोषण बता रहा हूं। किसमें बता रहा हूं, अवरोही भुजा में, फिर आरोही के अंदर बताऊंगा। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। यानी कि यहाँ पे परासरण सांद्रता बराबर रहेगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। निसयंद के अंदर जितने भी आयंस हैं, कौन से आयंस आ जाएंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इनकी सांद्रता प्लाज्मा के अंदर मिलने वाले आयंस की सांद्रता के बराबर होगी। इसलिए प्लाज्मा का क्या होता है, समपराशरी होता है। क्या होता है बेटा, ये समपराशरी, मतलब आइसोटोनिक जिसको अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इस भुजा में क्या चीज होती है, ये जो अवरोही भुजा है ये जल के लिए पारगम्य, इसकी भित्ति क्या है, जल के लिए पारगम्य, परंतु आयंस के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, जल के लिए पारगम्य परंतु आयंस के लिए क्या रहती है, अपारगम्य रहती है। क्या मतलब निकलेगा इससे बेटा, इससे मतलब ये निकलेगा कि यहां से, मतलब अवरोही भुजा से
जल जो होगा वो रवाना होकर के कहाँ आ सकता है आपके पास में, H2O बाहर आ जाएगा मेड्यूला के अंदर, क्योंकि बाहर इर्द गिर्द मेड्यूलरी द्रव्य है। तो जब यहां से जल निकल जाएगा, आयन नहीं निकलेंगे, तो सांद्रता किसकी ज्यादा हो गई, आयंस की। विलयन कैसा बन जाएगा, अति पराशरी। कैसा बन जाएगा, अति पराशरी। क्यों बन जाएगा विलयन अति पराशरी, क्योंकि जब विलायक की मात्रा कम और विलयक की मात्रा ज्यादा होने लग जाए तो विलयन अति पराशरी हो जाता है ना। तो विलायक तो निकल गया नहीं, जल तो निकल रहा है यहां से, मतलब जल का पुनः अवशोषण जो सबसे ज्यादा होता है वो अवरोही भुजा के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अब यहां से जो भी निःसंयंद है वो कहां पे जाएगा आपके पास में, ये निःसंयंद आपके पास में जैसे ही जल निकला, जल के निकलते क्या हो गया, ये आपके पास में अति पराशरी, हाइपरटोनिक हो गया। अब यहां से निःसंयंद कहां पे चढ़ रहा है बेटा, आरोही भुजा के अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चों, आरोही भुजा के अंदर। तो विलयन कैसा हो जाएगा यहां पे आपके पास में, विलयन जो हो गया आपके पास में अति पराशरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अति पराशरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, विलयन जो है वो अति पराशरी हो जाएगा। यानी विलयन की तरह पे, विलयन के तौर पे अपन ये भी लिख सकते हैं निःसंयंद, क्योंकि अपन निःसंयंदन की बात करें, फिल्ट्रेट जो आगे भाग रहा है, अब वो कहां जाएगा, आरोही भुजा में जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका बी पार्ट हेडिंग लगा देता हूं, आरोही भुजा में पुनः अवशोषण, ठीक है, आरोही भुजा में पुनः अवशोषण। ऑलराइट, ये बात करें अपन आरोही भुजा में पुनः अवशोषण। आरोही भुजा में पुनः अवशोषण की बात करें, आरोही भुजा में अवरोही भुजा का ठीक उल्टा हो जाएगा। आरोही भुजा क्या होती है बेटा, जल के लिए अपारगम्य, परंतु किसके लिए पारगम्य होगी, आयंस के लिए, आयंस के लिए पारगम्य होती है। क्या होती है, आयंस के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य परंतु आयंस के लिए पारगम्य। तो अब जब यहां से आपके पास में क्या होगा, आयंस निकलेंगे, से सोडियम निकल गया, क्लोराइड निकल गया, NaCl निकलता सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये बाहर निकल गए, तो अब जल और आयन की सांद्रता वापस बराबर होगी, है कि नहीं। पूरा जल बाहर नहीं निकलता यहां से अवरोही से, ये मत समझना पूरा का पूरा जल बाहर निकल गया क्या सर, नहीं, कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हाँ, लगभग जल यहां से बाहर निकल रहा है। अब वहां से आयंस बाहर निकल गए, विलयन वापस कैसा हो गया, समपराशरी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब बराबर हो गई ना सांद्रता। पहले अति पराशरी हुआ था क्योंकि इसमें आयन ज्यादा थे, अब आयन को भी बाहर निकाल दिया तो वाटर और आयन बैलेंस हो गया। तो यहां पे आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, विलयन यानी निःसंयंद जो है हमारे पास में, यहां से निःसंयंद जो आगे जा रहा है, ये निःसंयंद वापस कैसा हो जाएगा, समपराशरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समपराशरी हो गया, समपराशरी यानी कि आइसोटोनिक हो जाएगा। अब ये आइसोटोनिक हो गया, ये आइसोटोनिक जो विलयन है वो प्रवेश करेगा कहां पे, DCT में। DCT बोले तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। तो हेनले के लूप में मुख्य रूप से किन किन का अवशोषण होता है, जल का, और दूसरे लेवल पे किसका होता है, आयंस का। इन दो का अवशोषण सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। फिर से कह रहा हूं, जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का पूर्ण रूप से PCT में हो गया था, वैसे पूर्ण रूप से इसके अंदर अवशोषण नहीं होता है। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पूर्ण रूप से होता है क्या सर, नहीं, पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब हमारे पास में निःसंयंद कहां जा रहा है, निःसंयंद अब हमारे पास में पहुंचेगा यहाँ पे, कहां पे, DCT में। तो हमारे पास में 3 नंबर पे क्या आएगा, DCT, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण, ठीक है। किसमें आ जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जो पुनः अवशोषण है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। DCT में आ रहा है तो वो ही सेम कहानी, ये बोमन संपुट आ गया, ये हमारे पास में ये आ गया, यहाँ पे अपने पास में PCT आ गया, PCT के बाद में हमारे पास में हेनले का लूप आ जाएगा, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपके पास में कौन आ गई, कुंडलित नलिका आ गई, मतलब संग्रहण नलिका आ गई। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग सा है ना। यहाँ पे आपके पास में DCT आ गया, तो जो DCT रहता है आपके पास में, DCT जल और आयंस दोनों के लिए पारगम्य होता है, मतलब दोनों का अवशोषण यहां से होता है, ठीक है।
लगभग 19 से 20% जो है वो आपके पास में जल का अवशोषण है वो डीसीटी के अंदर होता है। किससे होता है? डीसीटी के द्वारा होता है। 19 से 20% जल का अवशोषण इसी भाग में होता है। और आयंस, ऑफकोर्स सी बात है, आयंस के लिए भी पारगम्य है, तो सोडियम और क्लोराइड ये यानी कि NaCl का भी क्या रहता है आपके पास में, इससे पुनः अवशोषण होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो विलियन समपराशरी था, डीसीटी के अंदर भी जल और आयन दोनों अवशोषित हो रहे हैं, यानी दोनों के लिए पारगम्य है, तो विलियन अभी भी समपराशरी ही है ना, तो समपराशरी है। तो यहां से डीसीटी में चयनात्मक होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म अंकुर तो उपस्थित होते नहीं है, तो अवशोषण की दर कम ही होती है। यहां से जो निःसंयंध है, ये निःसंयंध कहां पे प्रवेश करेगा? संग्रहण नलिका में। इसमें संग्रहण नलिका में, संग्रहण नलिका में बचा कुचा जो भी जल होगा जो निकाल सकते हैं, जो उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। आप जानते हैं कि यहां पे रहता है मेड्यूला, है ना, ऊपर की तरफ क्या रहता है? कॉर्टेक्स। ऑलरेडी बता चुका हूं आपको नेफ्रॉन के प्रकार के अंदर। तो ये संग्रहण नलिका, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, आपको पता लग रहा है इसके अंदर मेरी बात, है ना? ध्यान रखिए, संग्रहण नलिका में किस प्रकार से पुनः अवशोषण होता है, तो इसके लिए भी हम छोटी सी हेडिंग लगा देते हैं, संग्रहण नलिका में पुनः अवशोषण, है ना। संग्रहण नलिका के अंदर पुनः अवशोषण की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। संग्रहण नलिका का ऊपर वाला जो भाग होता है वो एक्चुअल में क्या होता है आपके पास में, जो जल होता है उसके लिए पारगम्य होता है। अर्थात जब यहां ऊपर वाले की बात कर रहा हूं तो जल के लिए पारगम्य है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। तो जब H2O बाहर निकल गया तो निःसंयंध कैसा हो जाएगा? अति पराशरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? निःसंयंध। यहाँ पे ये निःसंयंध है वो अति पराशरी है, और इसके अंदर मुख्य रूप से अब जो रहे हैं वो रहा है यूरिया, यूरिक अम्ल या किरेटिनिन। ठीक है, क्या रहा है? किरेटिनिन या ऐसी चीज जो शरीर में जिसका दहली मान 0 हो, वो चीज रही है। विलीन अति पराशरी हो गया, यही तो चाहिए था हमको। जल की मात्रा कुछ बची हुई और थी तो वो हमने निकाल ली। बहुत कम मात्रा के अंदर जल रहा, जो सिर्फ इतना ही जल रहा जो यूरिया को रिमूव करने के लिए काम आता है, उतना ही हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं जल को, बाकी तो बाहर निकाल नहीं रहे हैं। अब होता क्या है आपके पास में, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ मात्रा के अंदर यूरिया का भी पुनः अवशोषण होता है। मतलब कुछ मात्रा के अंदर यूरिया भी मेड्यूलरी द्रव में जाएगा। क्या होगा? कुछ मात्रा के अंदर यूरिया का भी संग्रहण नलिका से पुनः अवशोषण होकर मेड्यूलरी द्रव में आता है। क्यों आता है? ताकि मेड्यूलरी द्रव वापस से क्या करेगी? सेम प्रोसेस है आपके पास में, यूरिया वगैरह आपके पास में इसमें आएगा और संग्रहण नलिका में रहेगा। तो मेड्यूलरी द्रव और संग्रहण नलिका के बीच में परासरण नियमन रहना जरूरी है। मतलब सम पराशरी होने चाहिए दोनों के। भाई संग्रहण नलिका के अंदर जो भी निःसंयंध है वो, और मेड्यूलरी द्रव के अंदर जो भी निःसंयंध है वो कैसा होना चाहिए? सम पराशरी रहना चाहिए। तो जब वो सम पराशरी रहेगा तब जाकर के क्या होगा कि उनका बैलेंस बना रहेगा। तो यूरिया के पुनः अवशोषण होने का कारण यही है कि निःसंयंध यानी कि मूत्र जो बन रहा है यहाँ पे, अब मूत्र ही है, बाकी बचा हुआ शेष भाग निःसंयंध मूत्र ही है अब एक्चुअली में। ठीक है, निःसंयंध व मेड्यूलरी द्रव में परासरण नियमन के संतुलन हेतु यूरिया का पुनः अवशोषण होता है। यूरिया क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। राइट, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसलिए यूरिया का अवशोषण होता है। तो यहां पे मेरे पास में जो मैंने आपको बताया है पूरा अच्छे से, वो पुनः अवशोषण के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। पुनः अवशोषण किस प्रकार होता है, चारों में बात कर लिया है। पीसीटी में, हैनले के लूप में, डीसीटी के अंदर और संग्रहण नलिका के अंदर। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का एक और पद होता है जिसका नाम है स्त्रावण। मूत्र निर्माण क्रियाविधि में 3 पद होते हैं, परानिषेधन जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, पुनः अवशोषण जो इस वीडियो में बताया है, और स्त्रावण जो इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। स्त्रावण के साथ साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में, कि स्त्रावण छोटा सा ही है, स्त्रावण के साथ साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन से और दूसरे अंग होते हैं जो क्या काम करते हैं आपके पास में
पुनः अवशोषण क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। किडनी के अलावा और कौन से अंग है जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करेंगे, ये भी ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप इनके नोट्स मेंटेन रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिन का फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, बहुत बार सवाल आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, यहीं तक ही फिनिश करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।